बात अगर आधुनिक काल की करते हैं तो आधुनिक काल का अगर टाइम पीरियड अगर मोटे तौर पे माना जाए तो 1850 से शुरू हो जाता है और आज तक का जो टाइम है वो आधुनिक काल में ही आता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही आधुनिक काल सबसे पहले उन्होंने दिया। अगर हम बात करें आधुनिक काल तो आधुनिक काल कई युगों में बट गया। भारतीय योग, द्विवेदी योग, छायावाद, छायोत्तर योग, नई कविता, उपयोगवाद। मतलब एक तरीके से जो आधुनिक काल था वो युगों में बढ़ता चला गया और आज भी बढ़ता रहा। लेकिन ऐसा भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल में नहीं था। तो उसी तरीके से जो आधुनिक काल का जो पहला युग था वो भारतीय युग था, जिसे पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें रेनेसा, रेनेसा शब्द का मतलब होता है नवजागरण अथवा पुनर्जागरण। इस शब्द का सबसे पहला उपयोग फ्रांसीसी इतिहासकार थे मी सीसेट, इन्होंने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्से कर दिए। पहले को लोक जागरण काल कहा और दूसरे को नवजागरण काल कहा। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृति की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। जो पुनर्जागरण है वो दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न हुई रचनात्मक ऊर्जा है। अगर हम बात करें हिंदी में तो हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है तो भारतेंदु जी को जानता है। भीत पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाना जाता है। अगर हम बात करें भारतीय योग का काल निर्धारण, अगर काल निर्धारण की बात करें तो मिस्र बंधु ने इसे वर्तमान काल कहा और इसका टाइम 1859 से 69 से 1888 तक डिवाइड कर दिया। रामचंद्र शुक्ल ने नई धारा प्रथम उत्थान नाम से भारतीय युग को रिप्रेजेंट किया और इसका टाइम उन्होंने 1868 से लेकर 1893 तक बांट दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आधुनिक काल नाम दिया और जिसका जो टाइम था उन्होंने 1870 से लेके 1890 तक के टाइम को भारतीय युग कहा, यानी आधुनिक काल, यानी भारतीय युग का ये मोटा मोटा हिस्सा उन्होंने इनके अनुसार था। रामविलास शर्मा नव जागरण कहते हैं भारतीय युग को और इसका टाइम वो 1857 की जब क्रांति होती है वहां से ही मानते हैं और 1900 तक का टाइम पीरियड नव जागरण काल बोले तो भारतीय युग का टाइम पीरियड वो मानते हैं। सन 1843 से लेकर 1867 ईस्वी तक का जो कर्तव्य भारतीय युग की पृष्ठभूमि के रूप में गिना जाता है या माना जाता है। भारतीय युग तो भारतीय युग से पहले का भी जो था उसे भारतीय पूर्व काव्यधारा कहा गया। उसके बाद भारतीय युग की शुरुआत हुई। अब जैसे भारतीय युग की बात करें, भारतेंदु जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हो जाता है। पिताजी का नाम गोपाल चंद्र था, गुरु का नाम सितारे हिंद था और इन्हें भारतेंदु की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो इन्होंने रचनाएं लिखी, भक्ति, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार, होली। मतलब लगभग इन्होंने 70 काव्य ग्रंथों की रचना की और 175 रचनाओं की रचना की है। अगर हम बात करें भारतेंद्र की कुछ अन्य रचनाओं की, जैसे विजयनी विजय वैजंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्त पर लिखी गई थी। तो जब मिस्र में भारतीय सेना जब विजय प्राप्त की जीती उस टाइम ये कविता लिखी गई। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र, आंडेल भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदई सर्वस्व और भक्ति सूत्र वैजंती शीर्षक से किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने टोडी, स्यापा, गाली, लखनवी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं। फूलों का गुच्छा,
भारतेंदु जी की खड़ी बोली में लिखी गई रचना है। बद्री नारायण चौधरी। अब यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी की बात करें तो ये बद्री नारायण चौधरी भारतेंदु मंडल के कवि थे। भारतेंदु मंडल के कवि की बात करें तो यही आते हैं। पहले भारतेंदु मंडल यानी भारतेंदु जी का 1850 और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखा करते थे और इनका जो जन्म होता है वो 1855। इनकी रचनाएं आनंद, ललित लहरी, वर्षा बिंदु, ब्रजचंद, पंचाक, मयंक महिमा, बहुत सी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। अगर हम बात करें समस्त काव्य कृतियों का संकलन इनका किस शीर्षक से आता था तो प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से आता था या निकलता था। इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की है, यानी बद्री नारायण चौधरी ने जो मयंक महिमा रचना है इसका जो भाषा है इसकी वो खड़ी बोली है। अगर उसके बाद बात करें प्रताप नारायण मिश्र की तो इनका जन्म 1856 ईस्वी में होता है और इनकी जो कविताओं का शीर्षक है वो प्रताप लहरी है। प्रताप लहरी शीर्षक से ये कविताएं यानी प्रकाशित में आती थी या इनका प्रकाशन इस शीर्षक से होता था या इनकी कविताएं इस शीर्षक से में संकलित हैं। अगर हम बात करें जगमोहन सिंह की तो इनका जो जन्म होता है वो 1857 में होता है और इन्होंने कालिदास कृत ऋतुहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। अगर हम बात करें अंबिका दत्त व्यास की, इनका जन्म 1858 में होता है 1858 में होता है और खड़ी बोली में इन्होंने कंस वध शीर्षक से प्रबंध काव्य की रचना की है। खड़ी बोली में कंस वध शीर्षक से प्रबंध काव्य, कभी कभी ये पूछा गया एग्जाम में कि ये कैसा काव्य है तो ये प्रबंध काव्य कैसा है, प्रबंध काव्य है और ये पूर्ण रूप से अभी भी अपूर्ण है, यानी ये पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण है। कैसा है? अपूर्ण है। ठीक है, कैसा है? और साथ ही में इन्होंने फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। एक और इनकी कविता बहुत ज्यादा फेमस है जो फारसी छंद में लिखी गई थी जिसका नाम था दशरथ। ठीक है, दशरथ विलाप। ठीक है, और इसकी जो शैली थी वो फारसी छंद थी। कैसी थी? फारसी छंद में लिखी गई। अब हम भारतेंदु योग के कुछ इंपॉर्टेंट PYQ करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1051 क्या कहता है? अगर आपने UGC नेट का फॉर्म डाल दिया है और आप चाहते हैं कि अच्छे से परीक्षा मेरी हो जाए, मेरा GRF क्वालिफाई हो जाए, तो आप अपना आकलन करिए कि आपने कितना पढ़ रखा है और मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप शिक्षा क्यू चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरे साथ अपना मॉक टेस्ट देते रहिए। एक तरीके से आपके जो क्वेश्चन होंगे ये आपको ये बताएंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या है इसका आंसर क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। बाई चांस अगर आ गया तो पेपर में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी ऐसी कृति है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? तो पायस पायो निधि ये भारतेंदु जी की रचना नहीं है। ये रचना है गोविंद गिल्ला भाई की। किसकी है? गोविंद गिल्ला भाई की है। भारतेंदु जी ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ दिया? तो भारतेंदु जी ने जो काव्य धारा को निर्गुण भक्ति की ओर मोड़ा कि स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ दिया? तो स्वदेश प्रेम की ओर उन्होंने मोड़ दिया। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, कौन सी ऐसी रचना है? तो भारतेंदु जी की नहीं है। तो पहली क्या रहा? आषाढ़ महात्म्य। तो यही रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है। पहली ही रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना
हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या था? जैसे कि आपको बताया, भारतेंदु जी की मृत्यु 1885 में हो जाती है। तो इनका जो प्रकाशन होता है इस रचना का, हिंदी भाषा का, इसका प्रकाशन होता है 1890 में। इसका प्रकाशन होता है 1890 में, ठीक है। क्योंकि बहुत सी रचनाएं लिख के चले गए, उनकी मृत्यु के बाद ही उनकी रचनाओं का प्रकाशन हुआ है। भारतेंदु कृति तादीब सर्वस्व किसका अनुवाद है? तो ये जो अनुवाद है वो नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। किसका है? नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? तो भारतेंदु की जितनी भी रचनाएं हैं उसका जो संग्रह है वो किस नाम से है? तो भारतेंदु ग्रंथावली। किस नाम से है? भारतेंदु ग्रंथावली। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इसका संपादन किसने किया था? यहाँ पर क्वेश्चन है कि संपादन, तो संपादन किसने किया था? ब्रज रतन दास। ब्रज रतन दास ने इसका संपादन किया था। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिकता चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? हरिश्चंद्र जी के बारे में कहा जाता है। भारतेंदु जी के बारे में ये बात कही जा रही। किसके बारे में कही जा रही है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में कही जा रही है। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक, यह कथन किस विद्वान का है? भारतेंदु जी के बारे में ये जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। कथन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे जो भी परीक्षा हो, इसलिए हमें जितने भी कथन है वो पता होना चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत सी किताबें आ गई हैं, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें लोगों को रटाई जा रही हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट की पर्पस से किताब लेके पढ़ रहे हैं तो आप परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको समस्याएं हो जाएंगी, क्योंकि आपको सिलेबस कवर करना है। क्योंकि क्वेश्चन जब आप सिलेबस से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे, अन्यथा सारे गलत हो जाएंगे। वरना गलत नहीं होंगे तो कुछ गलत होंगे तो वहाँ से आपका जेआरएफ का सपना छूट जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? यानी भारतेंदु जी के बारे में कौन सा विवरण सही नहीं है? वे साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय के व्यक्ति थे। सही। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदई समाज की स्थापना की थी। दिए समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल की थी। उनका साहित्यकार गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था, बिल्कुल हुआ था। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण अपेक्षा करके नवीनता को पूर्णतः अंगीकार किया था, ऐसा उन्होंने नहीं किया था। यही क्या है? सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट है। भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो ये युग प्राचीन ब्रज भाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिला जुला बिंदु रहा है, बिल्कुल रहा है। इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस अलंकार, नायक नायिका भेद आदि में संबंधित रचनाएं भी लिखी गई हैं, बिल्कुल लिखी गई हैं। इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं खूब लिखी गई हैं। इस युग में खड़ी बोली में नवीन गद्य शैली की प्रधानता रही है, ऐसा इसमें नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही नहीं है। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है। मिलती जुलती या निज भाषा की बात कर रहा है तो मोटे तौर पे ये शब्द है, ये किस आचार्य के बारे में है? यहाँ पर ये जो शब्द है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। ठीक है। तो ये जो शब्द हैं ये भारतेंदु जी के बारे में कहे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा?
बी होगा। तो इसलिए आपको पूरा पढ़ना ही नहीं है। किसके बारे में कथन है, तो ये भारतेंदु जी के बारे में। भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा, रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता दिखाई दी। सही नहीं पहचानना है, तो पहला तो सही हो गया। इस काल में मातृभूमि प्रेम स्वदेश वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल हुआ है, बल दिया गया है। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस कला के लेखकों ने जमकर प्रहार किया, बिल्कुल प्रहार किया। तो राज वाला क्या है, लास्ट वाला जो है ये सही नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत है। भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन मुँह से, ये जो पंक्तियां हैं किस कवि की हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भारतेंदु जी की है, किसकी है, भारतेंदु जी की है। भारतेंदु जी ने अंग्रेजों के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यंग्य किया था। सबसे पहला व्यंग्य अगर किसी ने किया था तो भारतेंदु जी ही थे, जिन्होंने अंग्रेजों पे बहुत ज़्यादा व्यंग्य किया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। यहाँ पर बताना है कौन सी रचना है ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। श्यामलता, श्याम सरोजनी, प्रेम प्रलाप। तो जो प्रेम प्रलाप है, ठीक है, ये भारतेंदु जी की रचना है, ठीक है, किसकी है, भारतेंदु जी की, और ये जगमोहन सिंह की नहीं है। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कवि कौन है। यहाँ पर भारतेंदु युगीन कौन है, देखो, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, इनका ही नाम भारतेंदु युगीन या भारतेंदु मंडल में आता है। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे कुग्रामय कहावतें और शब्द भी बेधक रख दिया करते थे। शुक्ल जी की ये जो पंक्तियाँ का संबंध किस कवि के बारे में है, तो ये जो है ये प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में, किस कवि के बारे में है, प्रताप नारायण मिश्र। 8 मास बीते जजमान, अब तो करी दक्षिणा दान। ये जो पंक्तियां हैं किस संपादक से हैं, यानी इसका संबंध किससे है, तो ये प्रताप नारायण मिश्र से है। किससे है, प्रताप नारायण मिश्र से है। इसका संबंध किससे है, प्रताप नारायण मिश्र से। और ये जो पंक्तियां हैं ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे इन्होंने, और ये वही के संबंध में ये पंक्तियां हैं, यानी एक तरीके से वहीं से ली गई हैं। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे, कौन थे, तो बद्री नारायण चौधरी। कौन थे, बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी थे। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु युग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भारतेंदु युग को कहा जाता है। किसके कहा जाता है, भारतेंदु युग को कहा जाता है। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसको पुनर्जागरण काल के नाम से पुकारा जाता है। पुनर्जागरण काल के नाम से क्या होता है, इसको अभिहित किया जाता है या पुकारा जाता है। निज भाषा उन्नत होए सब उन्नत का मूल, ये जो पंक्तियां हैं किसकी हैं, तो ये भारतेंदु जी की हैं। किसकी हैं, भारतेंदु जी की। लाश किस भाषा का शब्द है, तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। किसका है, तुर्की भाषा का शब्द। लाश तुर्की भाषा का शब्द है। क्या है, तुर्की भाषा का ये क्या है, शब्द है। बिहार नामक ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी, तो पंडित अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास, ठीक है, ये रचना किसकी है, अंबिका दत्त व्यास की है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है, तो पुनर्जागरण काल। क्या नाम है, पुनर्जागरण काल। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है। भारतेंदु युगी लेखक तो बात करें पहले प्यारे प्रताप नारायण मिश्र। कौन है, प्रताप नारायण मिश्र।
इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं है? तो भारतेंदु मंडल में मोटे तौर पे 5 कवि थे। प्रताप नारायण मिश्र भी थे, बद्री नारायण चौधरी भी थे, ठाकुर जगमोहन सिंह है, तो बालकृष्ण शर्मा, इनका संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं है। निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु योगी नहीं है, तो बद्री नारायण चौधरी भी हैं, प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, अंबिका दत्त व्यास भी हैं। तो पहला जो है हरिऔधव, ये भारतेंदु योगी कवि नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है? तो भारतेंदु जी जाने जाते हैं। कौन जानते हैं? भारतेंदु जी जाने जाते हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का जो नारा है किस साहित्यकार ने दिया है? ये नारा किस साहित्यकार ने दिया है? तो जो ये नारा है ये किस साहित्यकार ने दिया है? तो ये दिया है प्रताप नारायण मिश्र ने। किसने दिया है? प्रताप नारायण मिश्र ने ये नारा दिया है। किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र। इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? भारतेंदु काल, देखो राधिका मरण प्रसाद सिंह, इनका संबंध नहीं है। बाकी जो ये 3 है इनका संबंध, क्योंकि ये भारतेंदु मंडल के कवि। किसके हैं? भारतेंदु मंडल के कवि हैं। भारतेंदु जी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा जो कथन है जो भारतेंदु के संबंध में सही नहीं है? तो वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य के आधुनिकता के जन्मदाता थे। हाँ थे। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वास्थ्य एवं प्रासत बनाने की चेष्टा की थी, बहुत ज़्यादा की थी। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया था। ऐसा उन्होंने अपने ग्रंथों या अपने साहित्य में नहीं किया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बोले तो राइट हो जाएगा। भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप कैसा था? तो उनके स्वरूप की बात करें तो इनमें सभी साधनाओं के माध्यम से, यानी कह सकते स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके, यानी इनमें सभी साधनों के माध्यम से उन्होंने हिंदी गद्य को या हिंदी में योगदान दिया था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो अब्र। किस नाम से लिखते थे? अब्र नाम से कविता लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? अब्र नाम से कविता लिखते थे। बद्री नारायण भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांश किस भाषा में कविताएं लिखी हैं? तो अधिकांश ब्रज भाषा में कविताएं लिखी। किस भाषा में लिखी? ब्रज भाषा। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भारतेंदु युग में सबसे ज़्यादा ब्रज भाषा में कविताएं लिखी गई हैं। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। भारतेंदु तो प्रेमचंद नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा प्रेमचंद। प्रेमचंद क्या है? नहीं है। तो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वो मेरे चिंता अनुसार नहीं है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है भारतेंदु जी का है। किसका है? भारतेंदु जी का है। किसका है? भारतेंदु जी का है। यानी यहाँ से जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं सब भारतेंदु जी के ही बारे में हैं। तो भारतेंदु जी को आप अच्छे से पढ़िए। निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम उम्र में कम आयु किसकी रही है? तो कम आयु किसकी रही? तो भारतेंदु जी की रही। किसकी है? भारतेंदु जी की सबसे कम आयु रही। कितनी रही? 35 वर्ष रही। कितनी रही? 35 वर्ष रही। कितनी रही? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह से नहीं जमी? ठीक है, तो भारतेंदु युग की किसकी नहीं जमती है? भारतेंदु युग की नहीं जमती है। किसकी? भारतेंदु युग। देखो यहाँ पर मैं भारतेंदु युग पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए आपको समझ में जल्दी जल्दी आ रहा सारे भारतेंदु युग को, लेकिन यहाँ पर कभी कभी मिक्स में दे देता है तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध था? तो फूलों का गुच्छा। किस नाम से प्रसिद्ध था? फूलों का गुच्छा। ऑप्शन नंबर यही क्या होगा? राइट होगा। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? कौन नहीं है? तो बालकृष्ण भट्ट
कि श्रीधर पाठक, तो श्रीधर पाठक नहीं आएंगे। कौन नहीं आएगा? श्रीधर पाठक ही भारतेंद मंडल के कवि नहीं है। साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को किस काल के नाम से पुकारते हैं? तो भारतेंद युग। किस नाम से पुकारते हैं? भारतेंद युग। किस नाम से? भारतेंद युग। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का कार्य किया है, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी, ये जो पंक्तियां हैं किस लेखक की हैं? तो ये शुक्ल जी की हैं। किसकी हैं? शुक्ल जी की हैं। किसकी हैं? शुक्ल जी की हैं। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? अगर हम बात करें समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है, तो ये विशेषता है भारतेंदु युग की। किसकी है? भारतेंदु युग की। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारतेंदु जी। तो यहाँ पर हम मोटे तौर पे भारतेंदु जी से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उन्हीं पर डिस्कस कर रहे हैं। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो पुष्टि मार्ग में भारतेंदु जी खुद ही दीक्षित थे। भारतेंदु जी खुद ही पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। बकरी विलाप किस काव्य की कृति है? मतलब किसकी काव्य कृति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। किसकी है? भारतेंदु जी की है। भारतेंदु जी की। किसकी है? भारतेंदु। प्रयाग राम गमन के लेखक कौन है? जो ये रचना है किसकी है? ये प्रेमघन की रचना है। किसकी है? प्रेमघन की रचना है। किसकी है? प्रेमघन की। साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? तो ये जो नव जागरण का सूर्योदय करने वाले जो साहित्यकार हैं वो भारतेंदु जी हैं। कौन है? भारतेंदु जी हैं। कौन है? भारतेंदु जी। कौन सी रचना श्रीधर पाठक ने नहीं की है? कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? यानी मोटे तौर पे कौन सी रचना है जो श्रीधर पाठक की नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी रचना है? गंगा अवतरण। गंगा अवतरण। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।